नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 है हमारा देवताओं के अंचल में। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। देवताओं के अंचल में, देवताओं के अंचल में, अंचल का अर्थ होता है भूभाग। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अज्ञेय जी का जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रेष्ठ रचनाकार, अनुवादक तथा संपादक के रूप में अज्ञेय जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय है। आपका जन्म देवरिया जिला अंतर्गत कसिया नामक गांव में हुआ। आप उपन्यास और कविता दोनों क्षेत्रों में युग प्रवर्तक सिद्ध हो गए। आधुनिक हिंदी कविता में आपका सबसे उल्लेखनीय योगदान सप्तक संकलनों का संपादन है। अज्ञेय जी ने पत्रकारिता को नया गौरवशाली योगदान दिया। उनकी प्रमुख कृतियां आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा जो कि उपन्यास है, शेखर एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी ये कहानी संग्रह है, शरणार्थी, कोठारी की बात, कोठरी की बात, निबंध, डायरी, यात्रा है, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा यार, लिखी कागज कोरे, भवंती आदि। देवताओं के अंचल में शीर्षक के अंतर्गत भारत की प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों कुल्लू व मनाली की रचना अरे यायावर रहेगा याद से ली गई है। लेखक शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में बैठकर स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ उपन्यास लेखन की इच्छा से देवभूमि कुल्लू आते हैं। इस लेख में कुल्लू मनाली के निवासियों की सहज धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों, विभिन्न रमणीक स्थलों के सौंदर्य एवं महत्व को लेखक ने चित्रित किया है। प्राकृतिक संपदा तथा स्थानीय उत्पादों का सजीव चित्रण इस यात्रा वृत्तांत में अलौकिक अनुभूति कराता है। लेखक बताते हैं कि यहाँ से देवताओं का अंचल अर्थात भूभाग शुरू होता है। इसका बढ़िया प्रमाण यहाँ शिमला के मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। मंडी में से कुल्लू प्रदेश जाते हुए व्यास नदी को रस्सी से झूलना, पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लारी का जाना काफी खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज न चल सके, इसके लिए इसका प्रबंध किया गया है कि पुल पर एक चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती लगाकर टांग कर जाता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा रहता है कि 4 मील की रफ्तार से अधिक न चले। इस आदमी के पीछे पीछे उसी चाल से चलते हैं। आगे आगे वह आदमी चलता है और पीछे पीछे मोटर उसके पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता है, एक चौकीदार रहता है और उसकी अनुमति के बगैर उससे आर पार कोई नहीं जा सकता। लेखक ने बताया कि करीबन 10 बजे थे। अब वहाँ पर वे लोग लेट पहुँचे। यहाँ से सड़क शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वालों के लिए, साहसिक लोगों के लिए बड़ा ही आकर्षक था, लेकिन अब क्या हो गया, इस पर पक्की सड़क बन जाने से शिमला के जो फैशनेबल पर्यटक हैं वो क्या करते हैं, वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर धीरे धीरे सीधे कहाँ आ जाते हैं, मनाली आ सकते हैं। लेकिन वो तो है, आसपास का सौंदर्य अभी भी है, लेकिन जो वहाँ का चमत्कार है वह क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। और कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर क्या है, गर्म पानी के कई झरने हैं। उनकी गर्मी जो है वह अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल भी पकाए जा सकते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए लेखक कुल्लू पहुंच गए। अब कुल्लू को प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा भी कहा जाता है।
यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम अपने अपने देवता अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल अर्थात वैली ऑफ दी गॉड्स पड़ा है। ये सब असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासी द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सभी देवी देवता रथों में बैठाकर लाए जाते हैं। इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है कि हजार हजार तक देवी देवता शामिल होते हैं। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि के स्थान है। पांडवों के मंदिर भी है। भीम की पत्नी हिडम्बा देवी भी यहाँ पर पूजा पाती है और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ पर मानवता का यहाँ जो स्वयं पैदा हुए वो वहाँ का प्रारंभ मंदिर प्रतिष्ठित होकर पूजा जाता है। दशहरे के अवसर पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। साल भर का व्यापार क्या होता है, एक दिन में ही हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी अंग्रेजी दुकानों पर कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टिया, पश्मीना, चरु और अन्य प्रकार की खालें, रीछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ अर्थात स्नो लेपर्ड के तरह तरह के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियां, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंघियां, देशी और विदेशी कांच, बिल्लोरी और पत्थर के मनकों के हार, न जाने क्या क्या चीजें वहां पर आती हैं और देखते ही देखते सब बिक जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ में आ जाती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना होता है, जगमग रोशनी होती है। उस दिन लेखक पूरे 2 घंटे कुल्लू में ठहरे और वहीं पर उन्होंने बैठकर भोजन किया, फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। अब व्यास नदी के बहाव के कारण जो भूमि कटकर समतल हो गई है, उसमें कटराई सबसे सुंदर स्थान है। यहाँ घाटी खूब चौड़ी है। किसी भी तरफ कुछ ऊपर चढ़कर देखने से फैले हुए धान के खेत और बीच बीच में सेब, नाशपाती, खुबानी और आलूचे के पेड़ बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ट्राउट मछली के शिकार के लिए यह स्थान बहुत ही अच्छा बताया है। अब कटराई से 2 मील चढ़कर नगर जा सकते हैं। नगर में कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी है। पुराने राजाओं के महल इत्यादि अनेक दर्शनीय इमारतें, कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं। महादेव का एक प्राचीन मंदिर अपने सौंदर्य के लिए खास तौर पर दर्शनीय है। रूसी कलाकार रोयरिक द्वारा स्थापित हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ है। यह संस्था रोयरिक के भाई डॉक्टर जॉर्ज रोयरिक की देखरेख में हिमालयी भाषाओं, जातियों, लोक साहित्य और वनस्पतियों के संबंध में खोज करती है। स्वयं रोयरिक भी अक्सर यहीं रहते हैं, यद्यपि जब तब दूर देशों की सैर करने के लिए चल भी देते हैं। कटराई से मनाली तक का पुराना रास्ता नगर और जगत सुख होकर जाता था। कटराई में व्यास नदी पार की जाती है और मनाली के नीचे वापस पार हो जाते हैं। लेकिन अब मोटर की सड़क दूर के किनारे के साथ साथ सीधी मनाली जाती है और नगर वाली कच्ची सड़क उस तरफ सबसे लंबी सैर है। ऊंच नीच भी बहुत अधिक नहीं है। दृश्य तो हर मोड़ पर ऐसा सुंदर दिखाई देता है, कहा ही नहीं
जा सकता। एक ओर उठते हुए चीड़ के जंगल की तो दूसरी ओर खुली हुई तराई के लहराते हुए धान के मखमली आंगन के समान रहस्यमय शांत और पैरों की आवाज हर समय इसमें हिलोरे उठाती रहती है। इसी सड़क पर जगत सुख में कई एक दर्शनीय मंदिर है जिसमें हिंदू युग के कलाकारों की कारीगरी अभी तक वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब कटराई से चलकर मोटर कलात की ओर जाती हुई पहुंची। कलात में एक गर्म पानी का कुंड है जिनमें गंधक और अन्य रसायन काफी मात्रा में होते हैं। यूरोप में कहीं ऐसा कुंड होता तो वहां स्नान के लिए स्थान और साफ सफाई का प्रबंध होता, लेकिन यहाँ पर तो आमतौर पर पहाड़ी औरतें अपने कपड़े धोते हुए दिखाई देती हैं और उन्हीं कपड़ों के लिए इसे बढ़िया लॉन्ड्री भी कहा गया है। मनाली या मुनाली, यह मुनाल नामक पक्षी यहाँ पर पाया जाता है और यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हिमालय का फेजेंट जाति का पक्षी है। यह बहुत सुंदर होता है। इसके संबंध में यह भी लोगों को कई कहने सुनने को आता है, लेकिन समस्त भूमि पर रहने वाले लोग मनाली को वहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे अधिक बढ़िया स्थान है। मनाली की दो बस्तियां हैं, एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजारों वाली बस्ती जो दाना कहलाती है, और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नामक गांव है जहां गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यहीं पर तपस्या करते करते पत्थर के हो गए और वहीं पर इनकी पत्थर की मूर्ति की पूजा भी की जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा अधिक है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। अब रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है जहाँ से व्यास नदी का आरंभ होता है, जहाँ से व्यास नदी निकलती है। रोहतांग का मार्ग बहुत वहाँ पर सुंदर है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ से पहाड़ कट गए वे भी देखने की चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। केवल स्वर ही उसका सुनाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी तीव्र गति से नीचे उतरती है। वह अपने मार्ग पहले 5 मील से जितना नीचे उतरती है वह उतना ही अगले 50 मील में नहीं और उसके बाद 500 मील में नहीं। समुद्र तल से व्यास मुनि की ऊंचाई 15,000 फुट है। दाना के 6,500 यानी 8 मील व्यास नदी 8,000 फुट उतर जाती है। रोहतांग की जोत के दूसरी पार कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य के दृश्य दिखाई देते हैं। लेखक बताते हैं कि यहाँ कोई दूसरा नहीं देखा जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ना ही चित्र खींचा जा सकता है। कुछ मील के दायरे का एक प्याला सा बन गया है जिसके सब और ऊंची ऊंची हिम के समान चोटियां बनी हुई है। कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में बर्फ की छाया हुआ मैदान है। मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और अपनी कमर प्रदेश को ढक दिया है, लेकिन उसकी जो छाती है वह गर्व से खुली हुई है। इस स्थान से 3 नदियां निकलती हैं। ऊपर से व्यास, बीच में मध्य से चंद्रा और भागा जो आगे चलकर मिल जाती हैं। लेकिन रोहतांग की यात्रा का
कुल्लू प्रदेश के अपने दूसरे विचित्र अनुभवों का वर्णन अलग ही लगता है। लेखक बताते हैं कि वे मनाली आए तो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो आकांक्षा थी वह एकांत में रहकर बड़ा सा उपन्यास लिखने की। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तो उन्होंने तैयार कर लिया था, वह भी उन्होंने अंग्रेजी में पूरा लिख डाला था, लेकिन जेल के 4 वर्षों ने लेखक को यह भी दिखा दिया कि उसमें भी अभी लड़कपन बचपन बहुत है। एक बड़े कैनवास पर लेखक ने क्या करा, विद्रोह के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की। जहां तक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था, पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था भारतीय समाज और संस्कृति का, उसका ज्ञान लेखक का अधूरा ही था, इसलिए चित्र ठीक से नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन परिष्कार करके उन्होंने उसे फिर हिंदी में लिखना चाहते थे। उपन्यास को वे जीवन दर्शन मानते थे और इस दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के लिए एकांत जरूरी था। तभी लेखक ने क्या किया, एक परिचित सभ्य लोगों की बस्ती में अलग से मनाली में आकर जम गए थे। अगले दिन प्रातःकाल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक शूद्र मानव ने पाया, मतलब लेखक ने, कि देवताओं वो क्या है, देवों के समकक्ष बैठे हुए हैं और सृष्टा हो गए हैं और वह उसके विषय में लिखने लगे। धन्यवाद।